नमस्कार मित्रों, निशांस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही खुशी की बात है, बड़े आनंद के क्षण है कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी जो धीरे धीरे बाधाएं होती है वो पार होती जा रही है। आपका फिजिक्स का पेपर भी बहुत अच्छा रहा होगा, आगे और भी पेपर पीछे निकल चुके हैं, वो भी अच्छे हुए। और एक हिंदी का पेपर है, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी आपके रिजल्ट को काफी ऊपर नीचे लाने में अपना योगदान देती है। कभी डाउन कर देती है तो कभी अप कर देती है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आज का ये पेपर ये एवरेज पेपर है। कुछ प्रश्न इसमें काफी इजी है तो कुछ काफी अच्छे हैं। जिन बच्चों ने अंदर से पढ़ा होगा उन्हीं को जवाब मिला है। बात करते हैं और हम ये बिल्कुल आप लोगों को यदि बताएंगे भी सही तब भी आप लोग कहोगे, सभी यही कहते हैं। हमने हर बार आपसे ये कहा है, हम कोई दावा नहीं करते और बच्चों के लिए कोई शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। ज्ञान पूरा मिलना चाहिए, अपने आप पेपर अच्छा हो जाता है। पेपर के लिए पढ़ाई करना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। पढ़ाई करो सीखने के लिए ताकि पेपर अच्छा हो जाए और ज्ञान भी मिले। देखो कितने आसान प्रश्न है, आप अपने पेपर को मैच कर लेना। 100% सही मैच मानना इनको, कोई इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू करते हैं। और ये तो रिकॉर्डिंग क्लास है, वरना सबसे पहले YouTube पर अगर इसका सॉल्यूशन देने वाला अगर कोई होगा तो सबसे पहले शायद निशान क्लासेज ही होगा। लेकिन आपके पास कुछ समय बाद पहुंचेगा YouTube पे जाने के बाद में, इसलिए आप एक बार देखो समझो। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब हटा दिए गए हैं। डायरेक्ट बात करते हैं सीधी कंटेंट से संबंधित। पहला प्रश्न है इसमें मित्रों, पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 12 प्रश्न होते हैं, आपको पता है। और इसका पहला जो प्रश्न आ रहा है वह है अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ये प्रश्न क्या है, पेपर को डायरेक्ट स्कैन किया हुआ है, थोड़े छोटे हैं तो ढंग से समझना। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक माना? जिसने अंदर से पढ़ा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया पाठ, उसमें से ये लिया गया है। आपको पता है उसमें जीवन नहीं हो सकता, उसमें व्यवहार नहीं हो सकता, उसमें परिवार नहीं हो सकता। इसका सही उत्तर है लोकतंत्र। यहाँ पर किसे आवश्यक माना है? किस शासन पद्धति को? डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को। और देखो जो बच्चे दिमाग से काम करते हैं, याद नहीं भी हो तब भी पता लग जाता है। आपको तो शासन पद्धति बतानी है। इसमें जीवन और व्यवहार कहां से आ गया? परिवार में शासन नहीं होता, शासन तो लोकतंत्र में ही हो सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? किस पेड़ के फल? आपको पता हो तो करेक्शन भी करवाया था टेस्ट सीरीज के फाइनल पेपर में, वहां फूल लिखा हुआ था तो फल करवाया था। तो ये सीरीज के फल होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं। ये उन नेताओं की याद दिलाते हैं जो जमे रहते हैं, नई पीढ़ी को अवसर नहीं देते, उन लोगों के लिए कहा गया है। तो उत्तर आएगा सीरीज। फिर आपको याद आ गया होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित पाठ सीरीज के फूल से लिया गया है। तो सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल पत्तों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। फिर देखो ये एक ही पाठ से पास में से दो आ गए। अब ये जिसने पढ़ा होगा, जिसने कवि परिचय पढ़ा होगा, बच्चे कहते हैं सर आपने तो कवि परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया था, आज तो कोई दूसरा गया। लेकिन किसी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय पढ़ा होगा तो उसका 1 नंबर क्लियर हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है बाणभट्ट की आत्मकथा। ये कबीर का नहीं है, धर्मवीर भारती का नहीं है, फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर होगा। मैं इस तरह से ये बना करके आपको बता देता हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पर सीरीज की बात है, ये राइट आंसर है। आशा है आप लोग समझ रहे होंगे ये। और बहुत सारे बच्चे इसमें इस तरह के भी होंगे हमारे प्लेटफॉर्म के हमसे जुड़े हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन, जो 95+ लाने की क्षमता रखते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके सामने सारी स्थिति क्लियर होगी। पर पेपर एवरेज है, पेपर को गंभीरता से पढ़ने वाला बच्चा इसको पूरा सॉल्व कर सकता है। फिर देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है?
देखो प्रश्न जो दिए हैं यहाँ, ये आपके सामने प्रश्न था बाणभट्ट की आत्मकथा, ये ओहो रिपीट हो गया इसमें, ये तीसरा प्रश्न था, ये तीसरा रिपीट हो गया। आपने पढ़ लिया बाणभट्ट की आत्मकथा, ये रिपीट है मित्रों। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये रिपीट हो गया, तो इसको चलो छोड़ते हैं, ये पढ़ चुके आप। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है वो कौन सा रस है? कहां से आया? उमा शंकर जोशी का पाठ है मैं छोटा मेरा खेत, उससे लिया गया है। साहित्य का रस कभी चुकता नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक उत्तर आप फाइनल समझो, कोई इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, तो साहित्य का रस है जो कभी चुकता नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं? तो देखो यहाँ पर आप खुद एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। शमशेर बहादुर सिंह जो है ये इसमें हो नहीं सकते, यहां से शुरू कर रहा हूं। शमशेर बहादुर सिंह जो है उन्होंने उषा कविता लिखी है, तो अभी मैं उत्तर बाद में बता रहा हूं। उषा कविता, उषा कविता में कहीं वात्सल्य वर्णन हो ही नहीं सकता। वात्सल्य का मतलब तो होता है बच्चे के प्रति माँ का प्रेम या माता पिता का प्रेम, जो वत्स के प्रति होता है वो वात्सल्य कहलाता है। कुंवर नारायण की कविता है कविता के बहाने, इसमें ऐसा है ही नहीं, कविता के बहाने, कविता के बहाने। और बात सीधी थी पर, बात सीधी थी पर, तो इन दोनों से हो नहीं सकता। दुष्यंत कुमार की गजल आई है, ये हो नहीं सकती। जब ये कुछ नहीं हो सकता तो फिर आप गोरखपुरी की रुबाइयां है, उन रुबाइयों में बताया गया है नहला के छल के निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस तरह देखता है बच्चा माँ के मुंह को जब वह घुटनों में लेके पिनाती कपड़े। तो यहाँ वात्सल्य वर्णन पूरी तरह से किसमें आया? इन सबको मैं मिटा देता हूँ। वात्सल्य वर्णन इनमें किसमें आया? फिराक गोरखपुरी की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? कहाँ की बात है? गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। उससे पहले कवितावली के कुछ कवित्व और सवैया दिए हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप उसमें आया कि भगवान राम दुखी थे और दुखी स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हनुमान जी संजीवनी लेकर के आ जाते हैं, पर्वत हाथ में लेकर के आ जाते हैं। तो उनको एक जगह ऐसा आता है जहाँ करुण रस के बीच में वीर रस आता है, और करुण रस के बीच में वीर रस तब आता है जब प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रस। भगवान के प्रलाप को कानों से सुन करके सारे वानरों के समूह व्याकुल हो गए, लेकिन जो ही हनुमान जी आए तो ऐसा लगा मानो करुण रस में वीर रस का संचार हो रहा हो। तो राम का वनवास इसमें प्रसंग ही नहीं है, जगदम्बा की लीला प्रसंग ही नहीं है। कुंभकर्ण जरूर बिलखा था, लेकिन यहाँ आएगा जब हनुमान जी संजीवनी लेकर के आते हैं, उस प्रसंग की बात यहाँ से की गई है। तो सही उत्तर है इसका द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बताया निम्नलिखित में से भाषा का सीमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? देखो यहाँ एक खास बात है, खड़ी बोली तो वैसे भी नहीं हो सकती, लिखित ऐसे भी नहीं हो सकती। अब दो चीजें आपके पास बची, लेकिन भाषा तो विस्तृत रूप है और बोली जो है उसका छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप है, इसलिए बोली इसका करेक्ट आंसर होगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो पारिभाषिक शब्दावली हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि हमें हिंदी थोड़ा ठीक पढ़ते हैं तो इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ऐसा शब्द आया है विजिलेंस, शब्द का सही अर्थ क्या होगा? विजिलेंस शब्द का सही अर्थ होगा सतर्कता। ये सतर्कता जो आयोग जो होते हैं जो लोगों पर छापा डालने का इस तरह का काम करते हैं, तो ये सतर्कता इसका
करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला इसमें से है, ये 9वां प्रश्न होगा। ये 8वां था इधर, हाँ बिल्कुल ये 8वां था। तो अब 9वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में है, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। देखो यहां पर क्या है कि ये पेपर थोड़ा बहुत टेढ़ा है, क्योंकि ये इसकी स्लाइड जो है वैसी की वैसी स्कैन करके आपके लिए बहुत फास्ट आए इसलिए डाली गई है। तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सब चीजें क्लियर है। मुद्रित माध्यम मतलब प्रिंट मीडिया, उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। क्या गुण होता है? क्या बाध्यता होती है, क्या असुरक्षा होती है, क्या स्फूर्तता होती है, स्थायित्व होता है। छपे हुए शब्द स्थायी होते हैं, इसको तो कोई भी समझ सकता है, क्योंकि प्रिंट, जो चीज प्रिंट की हुई है वो स्थायी होगी, वो कभी इधर उधर नहीं हो सकती। इसलिए इसका जो मेन गुण है वह स्थायित्व है। अपने टेस्ट सीरीज के पेपर में ये प्रश्न आया है, उसमें 3 चीजें दे रखी थी मुद्रित माध्यमों की, वो आपको यहाँ पर केवल एक चीज बतानी है। यही प्रश्न उठ करके आया है। अगला है, और हमने जो बताया ये पेपर उससे थोड़ा सा इजी आ गया, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम ये नहीं कह सकते कि वैसा का वैसा है, लेकिन इजी है उससे बहुत। फिर रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अब रेडियो पर देखो, सोचना ही नहीं है ज्यादा। रेडियो में क्या दिखाई देता है क्या जो दर्शकों का आएगा? रेडियो में शुरुआत से कोई मतलब नहीं है, रेडियो को पढ़ा भी नहीं जा सकता, रेडियो को तो सुना जा सकता है। इसलिए किसका ध्यान रखा जा सकता है? श्रोताओं का, है ना। किसका पूरा ध्यान? श्रोताओं का। उसी हिसाब से समाचारों को निर्मित करना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है 9वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, ये कहां से आया? ये पाठ परिचय के अंदर से उठ करके आया है। अंतिम लाइन है पाठ परिचय की, उसमें से है कि कौन सी आत्मकथात्मक गाथा है? तो जुलूस कोई गाथा है ही नहीं आत्मकथात्मक। आपके पाठ में सिल्वर वेडिंग में पीढ़ियों का अंतराल दिया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। अतीत में दबे पांव जो है पूरी तरह से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात है। तो जूझ जो उपन्यास है किसका? आनंद यादव का। उस जूझ के अंदर ऐसा है कि लेखक अपने पिता से विरोध करके और दत्ताजी राव देसाई के घर जाकर के माँ को ले जा करके और अपने पढ़ने को वापस चालू करवा लेता है। तो किशोरों के लिए हम कदम बनने वाली प्रेरणा मिलती है जूझ से। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। वास्तव में लेखक ने संघर्ष के द्वारा किस प्रकार अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? किसने पूछा? यशोधर बाबू ने। ये कौन से पाठ से है? सिल्वर वेडिंग से। बीवी बच्चे तो पूछ ही नहीं सकते कि मेहमान गए। और यशोधर बाबू की पत्नी भी नहीं पूछ सकती, रिश्तेदार भी, क्योंकि रिश्तेदार तो खुद ही मेहमान थे। तो किसने पूछा? यशोधर बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी, पुरानी विचारधारा के व्यक्ति थे, इसलिए यशोधर बाबू ने कहा, पूछा कि मेहमान गए। अब यहां से अगला प्रश्न है इसका। अगले प्रश्न में आया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब यह है कि आप वो 12 प्रश्न कर चुके जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। मुझे तो इन 12 में से एक भी ऐसा नहीं लगा जिसमें एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, एवरेज बच्चा कोई ज्यादा दिमाग लगाए। और जिस बच्चे ने इनमें ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ा उसके लिए टाइम भी कम पढ़ने वाली स्थिति नहीं है। टाइम कम उन बच्चों को पड़ता है जो इधर उधर देखने का प्रयास करते हैं कि कोई बता दे तो बढ़िया रहे, 2 5 10 मिनट इसमें बर्बाद कर देते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है, अब देखो यहाँ भी प्रश्न उसी तरह के आ रहे हैं जो आप लोग जो पढ़ चुके हो ना उससे भी ज्यादा इजी है। मौखिक भाषा को लिखित भाषा के रूप लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मतलब मौखिक भाषा को लिखित में किसके द्वारा कन्वर्ट किया गया तो उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। लिपिबद्ध करना। तो इसमें आंसर होगा लिपि, ये करेक्ट आंसर होगा। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षता
के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। देखो ये दक्षता के लिए हम लोग अगर दक्षता शब्द को बोलते हैं तो एक्सपर्ट भी बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है पारिभाषिक शब्दावली में कोई विशेष शब्द हो, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। एक्सपर्टनेस हम बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी का है, आप लोग आराम से इसको देख भी सकते हो, कहीं ना कहीं से देख के कर सकते हो, इसको एक बार देख लेना। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? हवा से बातें करने का मतलब हवा से बातें करना नहीं हुआ, तेज गति से चलना हुआ। तो जहां अन्य अर्थ दूसरा अर्थ आ जाता है वहां पर लक्षणा, जहां वाच्यार्थ में बाधा पैदा हो जाती है वहां पर लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, सबसे बढ़िया बात देखो आप कि व्यंजना भी दे दिया और अर्थ भी दे दिया, ये इससे बढ़िया क्या क्लू हो सकता है? अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। यानी यहाँ पर शाब्दी व्यंजना नहीं होगी, उसका पर्याय रख दें तो यहाँ पर कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। एक बार और आप पढ़िए, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, यानी आर्थी व्यंजना ही हुई, अगर उसकी जगह दूसरा शब्द रख दें तो उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है। यानी उसकी जगह दूसरा शब्द रख दिया जाए तो भी पूर्ति हो रही है, मतलब अर्थ वही रहना चाहिए। इसका मतलब शाब्दी व्यंजना होती तो फिर पूर्ति हो ही नहीं सकती थी। इसलिए यहाँ पर कौन सी व्यंजना? आर्थी व्यंजना, इन्हीं से पता लग रहा है। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार होता है। फिर देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है। तो भगवान भागे भ की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहां तक तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा। आपने यहां तक ही नहीं, आपने इससे भी बहुत अच्छा आगे तक भी किया होगा। कोई बहुत विशेष बाधा आपके मार्ग में आनी नहीं चाहिए। इतना छोटा पैराग्राफ अब तक शायद ही कहीं आया हो, इससे छोटा पैराग्राफ हो नहीं सकता। अपठित गद्यांश में, अनसीन पैसेज में एक बार पढ़ना ढंग से पढ़ता है, उसके बाद आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित अपठित, अब यहाँ बात किसकी है? अपठित की बात है। अपठित का मतलब जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। फिर वापस एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, मतलब ये भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। क्रम से ही बढ़ रहे हैं हम लोग, और पेपर का पैटर्न वास्तव में बहुत अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और फिर है वेरी शॉर्ट आंसर। अब देखिए पढ़ते हैं। कुछ चीजें तो ऐसी है जो नहीं पढ़ने पर भी पता लग रही है, लेकिन इस पैराग्राफ से संबंधित हो जहां तो ध्यान रखना। चलो इस पेज के दोनों प्रश्नों को पढ़ लेते हैं ताकि मिल जाए, आराम से मिल रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? और देखो, मैं वैसे ही आपको बताऊं तो सफल होने के लिए व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। और अब पैराग्राफ को पढ़ो। व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं उत्तम लक्ष्य को। वैसे लक्ष्य एक ही होता है, उद्देश्य छोटे छोटे होते हैं, पार्ट में होते हैं, कट में होते हैं। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति, आ गया ना, उद्देश्य की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आंख मानकर दिया है। नयन शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में से लिखना है, तो गद्यांश में तो आंख आ रहा है, नयन का मतलब आंख। अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आंख का भेदन किया था, उसे केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य की ओर समर्पित होकर के चलना है, मानकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। निश्चय ही सफलता उसके चरणों को चूमती है। एक ही साथ दो घोड़ों पर सवार होने वाले का
फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। एक साथ दो घोड़ों पर सवार होना मतलब एक साथ दो दो कार्यों को अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति में भटकना। किसी पेड़ के तने, डालियों, पत्तों, फूलों की अलग अलग सेवा करने वाले को फलों से वंचित ही रहना पड़ेगा, जबकि यदि वह मूल अर्थात जड़ को ही सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होनी ही है। अतः व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। आप सबके पास पेपर है, पेपर में देख सकते हो, कहीं दिखने में प्रॉब्लम आई हो तो, लेकिन बहुत छोटा सा गद्यांश है। ये नीचे वाला जो अर्थ दिया हुआ है, देखो अगले ने कहां से लिया, रहीम के एक दोहे से ले लिया है ना। रहीम के दोहे से लिया है कि हमें उसमें ये दिया है कि रहीमन मूलई सींच वो फूले फले अघाई, है ना। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींच वो फूले फले अघाई। तो ये दोनों आप कर चुके थे कि व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए उत्तम लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। और नयन शब्द का अर्थ आ रहा है यहाँ पर पर्यायवाची आ रहा है आंख। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फल की प्राप्ति किसको सींचने में होती है? तो फल की प्राप्ति किसको सींचने में होती है? मूल को अर्थात जड़ को सींचने में फल की प्राप्ति हो जाती है। इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक लिखिए। इसमें आया है अपेक्षा, ये राम, इसमें शब्द आया है अपेक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द है अपेक्षा, क्योंकि अपेक्षा का उपेक्षा होता है। तो यहाँ पर इसमें तो फल की प्राप्ति के लिए किसको सींचना है? मूल को सींचना है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा है और आंसर भी यही है। इसमें उपेक्षा का विलोम शब्द होगा अपेक्षा। फिर देखिए नेक्स्ट, चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? चिड़िया की आंख का प्रतीकात्मक अर्थ है इच्छित लक्ष्य। वह लक्ष्य ही चिड़िया की आंख है, क्योंकि दुर्योधन को क्या दिख रहा था, युधिष्ठिर को क्या दिख रहा था? किसी को पेड़, किसी को पत्ते, किसी को चिड़िया, किसी को चिड़िया की पीठ, किसी को चिड़िया का सिर दिख रहा था। लेकिन अर्जुन के सामने एक ही लक्ष्य था, चिड़िया की आंख। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उपयुक्त शीर्षक छांटने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इसका शीर्षक लक्ष्य रख सकते हो, लक्ष्य निर्धारण रख सकते हो, या फिर इसका शीर्षक लक्ष्य एवं उद्देश्य भी रखा जा सकता है। कुल मिलाकर के अलग अलग लिखने पर भी नंबर वही आएंगे, क्योंकि ऐसे शीर्षक जो है वह एक ही नहीं हो सकते, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अब तक आप गद्यांश भी कर चुके, अपना अ पार्ट चल रहा है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, क्या पंक्तियां हैं। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं और मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है। मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं, जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं। प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। ये पूरा का पूरा कथन एक मजदूर का है, एक श्रमिक का है। श्रमिक इस देश के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, उस पर ये पंक्तियां है। अर्थ भी समझ लो कि अपने अभाव तो नहीं मिटा पाया, लेकिन औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूं। मजदूर, तूफान और भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी मैं प्रसन्न रहने की कला जानता हूं, और मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है। क्या मैं
मैं जो गा सकता हूं, मैं की संज्ञा व्यापक इसलिए है क्योंकि वो जो मजदूर है वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग रूपों में संसार की विपदा मिटाने का काम करता है। इसमें मुझ से अगणित प्राणी आ जाते हैं, कई प्रकार के लोगों की सेवा शुश्रूषा करने का काम मजदूर करता है। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास है, ऐसा विश्वास जिसका दमन नहीं किया जा सकता। मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। खंडहर को महल बनाने की कला भी एक मजदूर में होती है। और जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ, प्रलय रूपी मेघ या प्रलय के बादल, भूचाल देखकर भी मुझको शर्मा जाता है। मैं डरता नहीं हूँ, वो प्रलय के बादल और वो भूकंप भी मुझे देख करके शर्मा जाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, मुझे देवी देवताओं की बस्ती स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अनगिनत बार मैंने खुद ने स्वर्ग बनाया इस धरती पर। मजदूर अपने खून पसीने के द्वारा लोगों के जीवन को आनंदित करने का काम करता है। बढ़ते हैं मित्रों प्रश्नों की ओर। थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इस साइड अपना पद्यांश है, इस साइड प्रश्नोत्तर है। बिना किसी सॉल्यूशन के डायरेक्ट आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है और आराम से समझ में भी आएगा। कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? कवि ने राष्ट्र के सभी अभावों की बात मिटाने की बात कही है। देखो, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन पर औरों के सभी, औरों के। अब यहाँ पर आप अगर फैक्ट की बात करें, फैक्ट की यदि बात करें तो आप ये कहोगे कि औरों के सभी, तो कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है? दूसरों के सभी अभाव मिटाने की बात कही है। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बताना पड़ेगा और लिखना भी इतना सही है, एक ही नंबर का प्रश्न है। जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया? खंडहर से महल कौन बना सकता है? श्रमिक बना सकता है। यहां पर दिया में, पर यहाँ एक चीज है कि मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं। उस मजदूर के पास क्या है? अदम्य विश्वास है। ऐसा विश्वास जिसका दमन नहीं किया जा सकता। तो क्या आंसर आएगा? खंडहर को महल बनाने तो किसकी आवश्यकता है? अदम्य विश्वास की। उसके पास विश्वास है, किसके पास? मजदूर के पास में। इसका उत्तर क्या आया था? दूसरों के अभाव मिटाने की बात कवि ने कही है। देखो, वापस लेने पर यह मिट जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान में रख सकते हो। फिर है, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? वह तूफान और भूचाल भी उसके सामने। एक तो प्रलय के मेघ शर्मा जाते हैं, एक तो प्रलय मेघ, वो बादल जो प्रलय कर सकते हैं वो बादल भी शर्मा जाते हैं मजदूर के सामने। और भूकंप, भूचाल दिया है इसमें, तो प्रलय मेघ और भूचाल उसको देख करके शर्मा जाते हैं। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया है? अगर जीवन में सुधार करना हो तो अब पंक्तियों के आधार पर लेना पड़ेगा आपको। पंक्तियों के आधार पर यहां पर दिया है कि देखो, यहां से देख सकते हैं हम कि अपने नहीं अभाव मिटा पाया, भूचालो भई प्रतिछाया में मैं अकेला है जो गा सकता हूं। तो यहाँ जीवन में सुधार के लिए जो है मेहनत और कर्मशीलता की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उत्तर कहीं भी नहीं आया। लेकिन अगर जीवन में सब कुछ पाना है व्यक्ति को तो क्या करना है? सुधार के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। आंसर आएगा परिश्रम। मजदूर के ऊपर पाठ है, मजदूर के ऊपर लाइन है। कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही? कवि अपने आप को सृजन करता मानता है ना, नई नई चीजों का निर्माता मानता है। इसके द्वारा उसने धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कही। और मजदूर भी कहा, मजदूर क्रिएटिव होता है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनके नीचे मजदूर का खून पसीना दबा रहता है मित्रों। और बादल का पर्याय पद्यांश में छांटिए, मेघ शब्द आया ना, प्रलय मेघ, वही छांटना है जो आया है। वैसे तो बहुत सारे हैं पर्यायवाची। तो इस तरह से आपने ये सारे प्रश्न जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे वो सब कर चुके।
अगली वीडियो में आप देखेंगे खंड ब को। खंड ग हम कंप्लीट कर चुके हैं। खंड ब के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप इनको मिला चुके हो, आगे की तैयारी करते रहो, थोड़ा सा टाइम इसमें दे करके, और लगातार तैयारी से आपकी सफलता निश्चय ही होगी, प्राप्त होगी आपको। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।